हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबके लिए एक और वीडियो क्लास 12 का ये वीडियो है। क्लास 12 के अब तक का जो हमने सिलेबस पढ़ा है उसमें जो हमारा आपका डेरिवेटिव्स ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 ओवर हो चुका है। हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इस चैप्टर को पढ़ा, इसके क्वेश्चन को सॉल्व किए। आज हम एक अगला वीडियो इसके बाद स्टार्ट करेंगे और वो है आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, हम डेरिवेटिव्स को समझ चुके हैं कि क्या होते हैं डेरिवेटिव्स, और आज हम इस डेरिवेटिव्स का यूज़ देखेंगे कि इसका जनरल लाइफ में क्या यूज़ है, इसकी क्या मीनिंग है, इसके क्या बेनिफिट हैं, एक डेरिवेटिव्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एक डेरिवेटिव्स क्या क्या बन सकता है, उसकी क्या क्या और डेफिनेशन है, वो किस तरह से और यूजेस में आता है। उसी लिए इस चैप्टर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, राशियों में परिवर्तन की दर। इसी में कई सारे पॉइंट हैं, ये हमने पहला ही पॉइंट लिखा है। इसमें है फिर आपका वर्धमान और ह्रासमान है। ठीक है, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब हैं, सन्निकट मान है। ठीक है, उच्चतम और निम्नतम मान है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो इतने सारे टॉपिक हैं इसमें, और उन टॉपिकों में से आज पहला वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों में परिवर्तन की दर। ठीक है, स्टार्ट करें। समझ में आ गया क्या पढ़ना है? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। जो डेरिवेटिव्स हैं उनके हमें एप्लीकेशन यानी उनके अनुप्रयोग पढ़ने हैं। देखो, अनुप्रयोग का मतलब ही होता है कि जैसे किसी चीज़ को आपने पहले समझा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक है, उसकी डेफिनेशन समझी आपने, आगे बात समझ में कि ये वस्तु इस तरह से परिभाषित है, ये इसकी परिभाषा है और ये इसका मान है, इस तरह से इसको फाइंड किया जाता है। फिर इसका अपने दैनिक जीवन में अन्य क्षेत्रों में इसका यूज कैसे करेंगे, उसी यूज को पढ़ने के लिए क्या बनाया जाता है, एप्लीकेशन बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला यूज हम पढ़ेंगे इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, राशियों में परिवर्तन की दर। तो ये स्टार्ट करने से पहले आइए थोड़ा सा आपको ले चलते हैं क्लास 9th में। आपने एक्सेलरेशन, त्वरण, इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। क्या है इसकी डेफिनेशन? हाँ, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। और इसका फार्मूला आप लिखते थे क्या, कि v माइनस यू है ना, अपान कितना, t। ठीक है, अच्छा, ये डेल्टा, इसे क्या पढ़ते थे आप? डेल्टा पढ़ते थे ना। और ये डेल्टा क्या दिखाता था कि इस समय में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु हम ऐसा बनाए, ग्राफ के यहाँ बनाए, यहाँ पे मान लो हम सेकंड को दिखा रहे हैं। मान लो एक सिंपल सी लाइन है, इस पर कोई टाइम है हमारा यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। फिर यहाँ पर कोई वस्तु का वेग मान लो ऐसे, ये वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, और उसकी 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है, u है। फिर चौथे सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो इसके वेग में जितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उस परिवर्तन को निकालने की क्या करोगे आप, कि इसके 4 वाले सेकंड पर, अंतिम वाले सेकंड पर कितना वेग है, v, और प्रारंभिक स्टार्टिंग यानी शुरुआत कहाँ से हुई है, u से हुई है ना। u से हम v और u के बीच में निकाल रहे हैं, तो इसको हम शुरुआती पॉइंट मानेंगे। तो इस 2 सेकंड पर इसका वेग कितना है, u है। तो v में से u को घटाएंगे और नीचे समय में भी परिवर्तन लाएंगे, 4 माइनस कितना, 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका v माइनस यू इज इक्वल टू कितना, 2। ठीक है, u v को अगर यहाँ पर कुछ और मानना चाहो तो मान सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लिया आपने 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर क्या मान लिया, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ भी हो जाती, 5 माइनस क्या हो जाता, 2 हो जाता। समझ रहे हो, 5 माइनस क्या हो जाता, 2 हो जाता, और कितना आ जाता, ये 3/2 क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता आपका एक्सेलरेशन होता, त्वरण होता, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ही क्या होती है कि वेग परिवर्तन की दर बटे समय, ठीक है। तो ये आपका कितने समय अंतराल में कितना वेग परिवर्तित हो रहा है इसी बात को तो बताता है। इस चीज को तो हम पढ़ चुके हैं ना, यानी किसके सापेक्ष, समय t में परिवर्तन के सापेक्ष। जब समय t में परिवर्तन होगा तो उसके वेग में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की जो दर होती है, जो रेट होती है, वही क्या है हमारा एक्सेलरेशन है। आगे बात समझ में। तो इसी बात को v माइनस यू को अगर दोनों को हम v1 या v2 माने तो इसको हम डेल्टा v भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई v का मतलब भी वेलोसिटी वेग और u का मतलब भी वेलोसिटी। बस वो क्या है हमारी, वो हमारी प्रारंभिक वेग है और v क्या है अंतिम वेग होता है। वेग तो दोनों है ना, इसको बस अलग अलग सिंबल से दिखा रहे हैं। अगर वेग को सिर्फ v से दिखाएं उस समय को t से, तो डेल्टा v अपान डेल्टा t की मीनिंग क्या होगी, इसको पढ़ेंगे क्या, समझेंगे क्या, बताइए। इसको हम समझेंगे कि जब समय t क्या है, समय है, v क्या है वेलोसिटी यानी वेग है। समय t के मान में जो परिवर्तन हो रहा है इसी के सापेक्ष इसके वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसी वेग परिवर्तन का ये पूरा क्या है दर है, ठीक है। ये क्या है आपकी रेट ऑफ चेंज, ये क्या है आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ टाइम, ठीक है। समय परिवर्तन के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, समय परिवर्तन के सापेक्ष वेग परिवर्तन की क्या है ये दर है। इतनी बात समझ में आ गई। ये चीजें तो आपकी 9th की थी, उसको हमने रिवाइज किया थोड़ा सा, ठीक है। आइए इसी का सहारा लेकर के अपने इस चीज को समझते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज को, ठीक है, कि जो राशियों में परिवर्तन की दर है। बिल्कुल भाई, अगर देखो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल बन सकता है, क्योंकि क्वांटिटीज माने क्या, राशि है। मान लेते हैं यहां पर हमारी वो राशि क्या है, v है, वेग है, और वो किसके साथ परिवर्तित होती है, समय के सापेक्ष। तो ये भी तो लिख सकते हैं कि डेल्टा v अपान डेल्टा t क्या है हमारा, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्या बन गई v, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम, ठीक है। समय के सापेक्ष वेग के मान में परिवर्तन की दर है ये, ठीक है। और ये एक एवरेज रेट होती है, कैसी दर होती है, औसतन दर होती है, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर अब हम ऐसा बोलें कि जो हमारा t है, ठीक है, वो t बहुत ही अल्प समय है, बहुत ही यानी किसी विशेष समय पर इसके मान में परिवर्तन। देखो हमने यहां पर समय भी कंफर्म किया, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी भी कंफर्म की, लेकिन जब ये नॉर्मली फार्मूला लिख रहे हैं तो अभी तो नहीं पता ना कि वेलोसिटी कितनी है, टाइम कितना है। ये तो हम किसी भी चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम के लिए लिख रहे हैं, कोई भी समय में परिवर्तन हो उसके सापेक्ष वेग में कितना परिवर्तन होगा उसके लिए फार्मूला लिख रहे हैं। अगर ये परिवर्तन बहुत अल्प हो, यानी डेल्टा टी जो है आपका ये किसकी तरफ अग्रसर हो जाए, जीरो की तरफ अग्रसर हो जाए, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम इसको देखो लिमिट में लिखेंगे कि लिमिट, अच्छा चलो पहले लिमिट छोड़ो, लिमिट कहां से आ गई। अगर डेल्टा टी आपका किसकी तरफ हो जाए, लगभग इसका मान कितना हो, जीरो हो, अर्थात बहुत ही अल्प हो, अल्प परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है। तो ये जो आपका डेल्टा वी अपान डेल्टा टी आता है, ये क्या होता है आपका तात्कालिक वेग होता है, कैसा वेग होता है, तात्कालिक वेग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो चलिए क्या है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस होता है।
ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? इसे हम क्या पढ़ते थे? तात्कालिक वेग पढ़ते थे। ठीक है, किसी विशेष क्षण पर जब हम समय के सापेक्ष, ठीक है, समय के मान में परिवर्तन के सापेक्ष वेग के मान में परिवर्तन की दर निकालते थे, तो वो कौन सा वेग कहलाता था? आपका तात्कालिक वेग। आगे बात समझ में? देखो अब इसी को कहाँ गया? तो इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख दें यहाँ पर, ये जो डेल्टा टी है हमारा, कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपान कितना? डेल्टा टी। ठीक है, तो ये मैटर क्या है आपका? ये आपका समय टी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन का सीमांत दर है। कैसी दर है ये? सीमांत दर, लिमिटेशन रेट है ये। ठीक है, ये क्या है आपका? चेंज ऑफ वेलोसिटी ये क्या है आपका? सीमांत मान। रुको एक मिनट, क्या है? सीमांत मान है। किसका? वेग परिवर्तन का क्या है ये आपका? सीमांत मान है। ठीक है, और इसी को क्या लिखते हो आप? इसी को लिखते हो आप डी डी टी ऑफ वी। ठीक है, याद रखना, इसी को क्या लिखते हो आप? डी डी टी ऑफ वी लिखते हो। यही आ गया ना आपका डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो डेरिवेटिव है आपका, ये डेरिवेटिव किस चीज़ का सिंबल है? कि किसी एक क्वांटिटीज़ के रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटीज। ठीक है, किसी एक राशि के मान में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, किसी अन्य राशि के सापेक्ष, तो उसी परिवर्तन की दर क्या होती है? डेरिवेटिव्स होती है। ठीक है, तो इस चीज़ की वैल्यू है आपकी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वी। ठीक है, हम यहाँ से डेल्टा और लिमिट को सबको हटा दे तो ये क्या बन जाएगा? आपका डेरिवेटिव बन जाएगा, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी चीज़ को दिमाग में आपको सेट करना होगा कि किसी राशि में परिवर्तन की दर जो होती है उसको हम डेरिवेटिव के यूज से बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे क्या ले लें? किसी गोले का आयतन ले लीजिए। गोले का आयतन बराबर क्या होता है? v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है गोले का आयतन ना। तो इसमें ये बताओ, इसका आयतन किसके सापेक्ष परिवर्तित होगा? अगर इसके आयतन में कोई परिवर्तन हो तो उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराओगे? त्रिज्या को ना, क्योंकि 4/3 और पाई ये क्या है आपका? कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। अगर इस इक्वल को हटा दे और इस पूरे को कांस्टेंट मान ले, देन v प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, यही तो होगा। तो अगर इसके मान में यानी त्रिज्या के मान में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसके सापेक्ष किसका मान बदलेगा? v का मान भी बदलेगा। अगर त्रिज्या का मान जिस अनुपात में बढ़ रहा है उसी अनुपात में v का मान भी बढ़ेगा। जिस अनुपात में घट रहा है उसी अनुपात में v का मान क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आई? प्रोपोर्शनल का सिंबल ही क्या होता है ये? अगर v प्रोपोर्शनल r क्यूब है, इसका मतलब r क्यूब में आप जितने रेशियो में, जिस अनुपात में आप इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी उसी रेशियो में v की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, और जिस रेशियो में इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी उसी रेशियो में v की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसका, इस इक्वेशन बन गई ना, इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू r, किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष अगर इसका हम अवकलन कर दें तो क्या हो जाएगा? देखो ये dv अपान कितना? dr। ठीक है, अब ये जो 4/3 और पाई है ये पूरा बाहर हो जाएगा, और ddr ऑफ किसका? r क्यूब का। ठीक है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? dv अपान dr इज इक्वल टू 4 पाई अपान 3, और r क्यूब का क्या हो जाएगा? 3r
स्क्वायर। तो 3 3 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या है बोलो? आर के सापेक्ष v के मान में परिवर्तन की दर है। आर के सापेक्ष v की परिवर्तन दर है। आगे बात समझ में? अब अगर कोई त्रिज्या बताए हमें, जैसे कोई गोला है, आप ये समझिए जैसे कोई गोला है, ठीक है, ये वृत्त नहीं है, क्या है ये गोला है। अगर कोई गोला है उसकी त्रिज्या में आप कोई चेंज कर रहे हो, मान लो किसी क्षण उसकी त्रिज्या r है, ठीक है, और उस क्षण उसका आयतन कितना बनेगा? v बनेगा। जब इसकी त्रिज्या में कमी या वृद्धि होगी तो आयतन के मान में भी कमी या वृद्धि होगी, ठीक है। वो वृद्धि या कमी की जो रेट है, जो दर है, वो क्या होगी, ठीक है, ताकि हम हर बार ये पता कर सकें कि अगर त्रिज्या का मान इतना हो गया तब आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, अगर त्रिज्या का मान इतना हो गया तब आयतन में कितना परिवर्तन हुआ। ये बार बार निकालने की झंझट ना रहे, हम एक बार में इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। किसके सापेक्ष? आप में जो गोले के आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है? त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है ना। अगर वो त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है तो त्रिज्या के ही सापेक्ष इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है। और वो कितना आ गया हमारा? डी डी आर ऑफ वी कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या लिखोगे? यहाँ पे अगर मात्रक पूछा जाए तो क्या लिखोगे आप? v का मात्रक क्या होता है? आयतन का मात्रक। अरे मीटर क्यूब होता है ना प्रभु, हैं? ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब अपन त्रिज्या। त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? त्रिज्या क्या है? रेडियस है। कि उसकी लंबाई क्या है? लंबाई है ना। तो लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, ठीक है। तो मीटर क्यूब अपान क्या हो जाएगा? मीटर। भाई आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, और इसका मात्रक क्या? इसका मात्रक क्या है? मीटर है। तो मीटर क्यूब अपान कितना? मीटर। कैंसिल होकर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से इसकी यूनिट लिखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल समझिए। अच्छा, एक चीज समझिए, इसी एग्जांपल पे एक चीज और ध्यान दीजिए कि जैसे आयतन का मान परिवर्तित हो रहा था तो किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है। और किसके सापेक्ष परिवर्तित हो सकता है? आयतन आपका त्रिज्या के सापेक्ष बदल रहा था। क्या आयतन का मान में जो परिवर्तन हो रहा है वो अन्य किसी चीज के भी सापेक्ष हो सकता है? एक चीज है जिसके सापेक्ष हर राशियों में परिवर्तन होता है, और वो महान राशि क्या है? दिस इज अ टाइम, ठीक है। ये जो समय है, समय के सापेक्ष हर कोई बदल जाता है, ठीक है। ये तो बेचारी क्या है? राशियां हैं। आगे बात समझ में? तो समय के सापेक्ष किसी भी राशि के मान में परिवर्तन संभव है। अगर इसी आयतन का हम सोचो v इज इक्वल टू कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका अगर हम समय के सापेक्ष परिवर्तन निकालें कि समय के सापेक्ष किसी विशेष समय t पर, किस पर? t पर, मतलब t समय पर इसके आयतन में जो परिवर्तन की दर होगी उसको अगर फाइंड करें हम, तो अब देखो किसके सापेक्ष? समय t के सापेक्ष ना। तो क्या इसका आप r के सापेक्ष अवकलन करोगे? t के सापेक्ष करोगे ना, क्योंकि जब हम समय t के सापेक्ष इसमें परिवर्तन की दर फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब हम d dt ऑफ क्या? v को फाइंड करना चाहते हैं। और d dt ऑफ v का क्या मतलब होता है? कि t के सापेक्ष v का अवकलन निकालो, उसका डेरिवेटिव निकालो। तो इस पूरे इक्वेशन का हमें जो अवकलन करना होगा वो किसके सापेक्ष करना होगा? t के सापेक्ष करना होगा। तब जाकर हमें क्या मिलेगा? d dt ऑफ v मिलेगा। देखो फिर से यहाँ पर 4/3 पाई बाहर, और d dt और किसका? r क्यूब का। 4/3 पाई। देखो जब t के सापेक्ष r क्यूब को कर रहे हैं तो डेरिवेटिव तो आप पढ़ ही चुके हो। जब किसी दूसरी राशि के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो मान लेते हैं ये r क्यूब ना होकर के क्या है? t ही है। t क्यूब है तो t क्यूब का क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर, मतलब 3r स्क्वायर हो गया। अब r का एक बार पुनः अवकलन क्या हो जाएगा? d dt ऑफ r। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से उसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो किसी भी राशि है, कोई भी क्वांटिटीज है,
उस क्वांटिटीज के मान में जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही राशि के सापेक्ष परिवर्तन हो, वो जिस पर निर्भर करती है उसके सापेक्ष तो उसमें परिवर्तन होगा ही, साथ ही साथ समय t के सापेक्ष भी उसमें के मान में क्या होगा, परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें दी जाएंगी। अच्छा, यहां पर इसका मात्रक क्या लिखोगे बताओ, बोलो। यहां पर लिखोगे आप मीटर क्यूब अपॉन कितना, सेकेंड, मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है भाई, मीटर क्यूब समझ रहे हो, आयतन का मात्रक होता है ना, मीटर क्यूब क्या, प्रति सेकेंड। बात समझ में आ गई। तो ये हुआ समय टी के सापेक्ष आयतन के मान में परिवर्तन की दर। ठीक है, चलिए एक छोटा सा नोट्स बनाकर इस चीज को नोट कर लीजिए। हेडिंग आपने डाली थी, अभी कुछ नहीं नोट करना था। ठीक है, लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या है हमारा, इसे क्या बोलोगे आप, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का एक फलन है। किसका फलन है ये, x का एक फलन है। ठीक है, y इज इक्वल टू x क्या है, x का फलन है, और माना x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x होने पर, लिखिए माना x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x होने पर। ठीक है, क्या लिखा आपने, मान नहीं माना, माना x में अल्प परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, बहुत ही कम परिवर्तन, और उस परिवर्तन को किस चीज से प्रदर्शित किया जा रहा है, डेल्टा x से। ठीक है भाई, डेल्टा किसी के आगे लगने का मतलब क्या हुआ, उसमें परिवर्तन का मान। ठीक है, तो माना x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x होने पर, ठीक है, y में इसके संगत परिवर्तन डेल्टा y है होने पर, y में संगत परिवर्तन डेल्टा y है। अब बोलोगे ये संगत परिवर्तन क्या हुआ, किसके संगत, x के संगत, किसके संगत भाई, जब x के मान में परिवर्तन होगा तभी तो y के मान में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा किसके ऊपर डिपेंड है, किस पर फलन है, x का एक फलन है ना। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो जब x के मान में यहाँ पर हम कोई चेंजिंग करेंगे तो y का मान भी बदलेगा ना, अगर x का मान 2 रख दिया यहाँ पर तो y का मान f2 हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा, माना x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x होने पर y में जो संगत परिवर्तन है वो कितना है, डेल्टा y है। इतनी बात हो गई समझ में। तो डेल्टा y अपान डेल्टा x को क्या बोलेंगे हम, अभी समझाया हमने, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ, इसको पढ़ेंगे हम y की किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, y की किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, y की x के सापेक्ष क्या, परिवर्तित होने की औसत दर, परिवर्तित होने की क्या है, ये एक औसत दर है, तात्कालिक दर नहीं है। तात्कालिक तब आएगा जब किसी विशेष x पर निकालेंगे, है ना, किसी विशेष क्षण निकालेंगे, औसत दर है। डेल्टा y अपान डेल्टा x क्या है, y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की क्या है, औसत दर है। ठीक है, इतना नोट करो।
देखिए, चीज़ को हमने पूरा नोट कर दिया है, अब चीज़ों को आप समझ लीजिए। हमने बोला कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है। किसके रूप में फलन है? यक्स पर फलित है, तो यक्स का क्या है? एक फलन है। इतनी बात पहली लाइन क्लियर हुई। फिर आगे बोल रहे हैं हम कि माना यक्स में अल्प परिवर्तन, किस में परिवर्तन हो रहा है? यक्स में। अब चाहे अल्प परिवर्तन हो चाहे ज़्यादा परिवर्तन हो, परिवर्तन को तो हम डेल्टा एक्स से ही दिखाएंगे, लेकिन वो परिवर्तन कैसा मान रहे हैं हम? अल्प परिवर्तन मान रहे हैं। माना यक्स में अल्प परिवर्तन डेल्टा एक्स होने पर y में संगत परिवर्तन, y में परिवर्तन क्या होगा? देखो, संगत परिवर्तन लिखने का मतलब ये हुआ कि y में जो परिवर्तन हो रहा है ये स्वयं ना होकर के किसी दूसरी राशि के सापेक्ष हो रहा है, और वो राशि कौन है? x। ठीक है, तो y के मान में जो संगत परिवर्तन होगा उसको किससे दिखाओगे आप? डेल्टा y को। ठीक है, समझ में आया? डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा एक्स क्या है? एक्स के मान में परिवर्तन है, और डेल्टा वाई क्या है? वाई के मान में परिवर्तन है। ठीक है, फिर डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स अगर लिख दोगे आप, तो ये क्या पढ़ा जाएगा कि वाई की एक्स के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर। ये क्या है आपकी? डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स क्या है ये? कि वाई की जो अंश में है उसकी, जो हर में है उसके सापेक्ष। ठीक है, तो y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की क्या है? ये दर है। बात समझ में आई? y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की क्या है? ये दर है, और वो दर कैसी है? औसत दर है, एवरेज रेट है। ठीक है, अभी क्या मिला हमें? औसत दर मिली। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम इस डेल्टा x को, डेल्टा x मतलब x के मान में अल्प परिवर्तन, x के मान में अल्प परिवर्तन, और डेल्टा एक्स अगर जीरो की तरफ अग्रसर हो, हमने क्या लिखा यहां पर? जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब जब डेल्टा एक्स किसकी तरफ अग्रसर हो? जीरो की तरफ अग्रसर हो, तो y की एक्स के सापेक्ष परिवर्तित होने की जो औसत दर होती है, ये तो औसत दर थी। इस औसत दर का सीमांत मान, ये देखो क्या थी? y की एक्स के सापेक्ष परिवर्तित होने की औसत दर थी ना ये, और इसके पहले लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिखने से कौन सी दर बन गई है? इसका सीमांत मान बन गया। इस औसत दर का लिमिट लिखने से क्या बन गया? लिमिटेशन वैल्यू बन गई ना, यानी उसी लिमिटेशन वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? सीमांत मान। बात समझ में आ रही है? तो y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की औसत दर का कैसा मान? सीमांत मान। कैसा मान? सीमांत मान। क्या कहलाता है? y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की तात्कालिक दर कहलाता है। पहले औसत दर कहलाता था नॉर्मल भाषा में। ठीक है, और फिर जब इसके पहले लिमिट लग गया, यानी इस औसत दर का सीमांत मान ले लिया हमने, तो ये सीमांत मान पूरा क्या कहलाएगा? इसको क्या पढ़ेंगे हम कि y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर। हमने यहां पर तात्कालिक ब्रैकेट में लिखा, ये वास्तव में तात्कालिक दर ही है, लेकिन अब बार बार तात्कालिक शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। एक सामान्य सी भाषा हो जाएगी हमारी, ये क्या है? दर है। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स क्या है? वाई की एक्स के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर है। कैसी दर? तात्कालिक दर है। ठीक है, लेकिन सामान्य भाषा में हम सिर्फ दर का प्रयोग करेंगे। अब यही लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स क्या होता है हमारा? डी डी एक्स ऑफ वाई होता है, डेरिवेटिव्स होता है। आई बात समझ में? तो जब ये डेरिवेटिव्स के बराबर है तो इसकी भी वही मीनिंग होगी जो इस पूरे की थी। इस पूरे की क्या थी कि y के सापेक्ष y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर थी। तो dy अपान dx की भी मीनिंग क्या होगी? y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर। आगे बात समझ में? तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला, ये जो ddx ऑफ y मिलता था आपको, डेरिवेटिव जो मिलता था, ये डेरिवेटिव की एक और मीनिंग यहां से नहीं निकलती है। वो क्या है कि ddx ऑफ y की जो मीनिंग है वो है कि y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये है आपकी फाइनल ddx ऑफ y की डेफिनेशन यहां से बन गई। एक नई मीनिंग इसकी मिल गई। क्या है ये आपका? रेट ऑफ चेंज
रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। दिख रहा है पूरा? विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ दिख तो रहा है। आगे बात समझ में? देखो इसी चीज को हमने हिंदी में लिखा, यहाँ पे नीचे बस एक लाइन जो लिखी वो इंग्लिश में लिखी है। तो यहाँ से पूरा जो सार निकला, जो निचोड़ निकला इस बात का, वो सिर्फ अभी तक हम ये समझ पाए कि भाई ये जो डी डी एक्स ऑफ वाई इतने दिनों से हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, इसको हम अवकलज डेरिवेटिव्स के नाम से जान रहे थे, आज इसके अंदर एक और क्वालिटी निकली। ये क्या है? ये y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की क्या है? दर है। आगे बात समझ में? तो इतना पूरा ये मैटर आप नोट कर लीजिए। ये आपकी फेयर कॉपी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप जब भी कभी भूलोगे, रिवीजन के लिए आपको ये हेल्पफुल होगा कि डी डी एक्स ऑफ वाई को कैसे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से आपको सार मिल जाएगा। ओके, नोट इट।
देखिए एक नोट्स और बनाकर छोटा सा लिख लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जो अगर x का मान बढ़ने से y का मान बढ़ता है, x का मान बढ़ने से y का मान बढ़ता है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई धनात्मक, तथा यदि x का मान बढ़ने से y का मान घटता है तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी अगर x का मान बढ़ेगा, x का मान बढ़ने से y का मान भी बढ़ता है, तो जो आपका ये डी डी एक्स ऑफ वाई है ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी। और अगर x का मान बढ़ने से y का मान क्या हो, घट रहा हो, तो ये जो आपका डी डी एक्स ऑफ वाई है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। समझ गए इस बात को कि जिसके सापेक्ष आप परिवर्तन कर रहे हो उसका मान सदैव बढ़ रहा है। अगर उसके बढ़ते हुए मान के सापेक्ष y का मान क्या हो रहा है, y का मान भी बढ़ रहा है, तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x है, ये पॉजिटिव होगी। और अगर उसका मान डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी नेगेटिव। ठीक है, चलिए इस लाइन को और नोट कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए हैं बातों को अभी आप। अब आगे क्वेश्चन लगाकर इसकी चीज़ों को और बढ़िया से समझते हैं। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, किसके क्षेत्रफल की परिवर्तन दर,
वृत्त के क्षेत्रफल की, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष। इसका मतलब क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष, यानी इसका मान फाइंड कीजिए आप। हो गई सिंपल सी बात भाई। रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? उसकी त्रिज्या के सापेक्ष। यही पूछ रहा है ना। फिर कंडीशन दिया है जब r बराबर 3 सेंटीमीटर, r बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो बात की बात है। आगे बात समझ में? तो आइए, तो सबसे पहले ये बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू कितना होता है? पहले देखो, इसको लिखने को लिए पहले मानेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a हो तो, ठीक है, a इज इक्वल टू कितना? पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, यही आपका क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है और r क्या है? त्रिज्या है। यहां पर इतनी बात समझ में आ गई। आपको क्या चाहिए? डी डी आर ऑफ ए चाहिए, यानी डी ए अपान डी आर चाहिए। डी अपान क्या चाहिए? डी आर चाहिए। तो हमें पता है डी अपान डी आर का मतलब क्या होगा कि आर के सापेक्ष ए का क्या कर दीजिए? अवकलन कर दीजिए। तो ए के रूप में हमें यहां पे फंक्शन मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका हम क्या कर दें? अवकलन कर दें। किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। ठीक है, तो देखो पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर हो जाएगा और आर के सापेक्ष अवकलन करोगे कितना हो जाएगा? उसका 2r हो जाएगा। कुल मिलाकर क्या हो गया? ये 2 पाई r बन गया। ये इसके क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन होने की दर आ गई। ठीक है, अब यदि r का मान, अब इसकी दोनों कंडीशन इस पर अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन, यदि r बराबर कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। यदि r बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी ए अपान डी आर बराबर, ठीक है, जहां r की वैल्यू है वहां पर रख दो। 2 पाई मल्टीप्लाई कितना? 3 इज इक्वल टू कितना? 6 पाई। जरा इसकी यूनिट बताओ क्या लिखें? क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, एमकेएस पद्धति में, है ना। लेकिन यहां पर जो त्रिज्या दी गई है वो किस में दी गई है? सेंटीमीटर में दी गई है। तो हम भी क्षेत्रफल को किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बटे कितना? क्षेत्रफल का मात्रक बटे त्रिज्या का मात्रक। त्रिज्या का मात्रक क्या होगा? सिर्फ सेंटीमीटर होगा।
मात्रक भाई लिखना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। अगली बात समझ में। अब इसको कैंसिल मत कर देना, कैंसिल करके सिर्फ सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है, ऐसे ही लिखे रहने देना, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। इस चीज को यहां पर ऐसे भी लिख सकते थे आप, ऐसे ब्रैकेट लगा कर r = 3 पर, ठीक है। यहां पे तब ये लिखने की बात नहीं होती यदि r बराबर 3 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू यहां पर ब्रैकेट में लिखा r = 3 लिख देते, तो इसका मतलब r के किस मान के लिए, 3 के लिए, ठीक है। जब r बराबर 3 हो उसके लिए आप इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू r फाइंड कर रहे हो। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही दूसरा वाला भी सॉल्व हो जाएगा ना, r = कितने पर, 4 सेंटीमीटर पर, ठीक है। इतने को नोट के लिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। सिर्फ पहली लाइन पढ़िए। एक घन है, ठीक है। घन क्या होता है, घन की सभी कोरें क्या होती हैं, एक समान होती हैं। कितनी कोर होती हैं घन में, 6 कोर होती हैं। 8 कहां से मिल गया, अरे 6 ही तो होंगी भाई, तुम कंफ्यूज रहोगे यार। कितनी कोर होगी, 8 की 6, हाँ पक्का। और फलक कितने होंगे, फलक 6 होती हैं और कोरें उसकी जो होती हैं वो 8 होती हैं। यानी जो भुजा है, भुजा को कोर बोलते हैं ना, कोर 8 होती है और फलक क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो एक फलक का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल किसका होगा, 6 फलक का होगा। तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बात करें तो वो क्या होगा आपका, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, इसकी प्रत्येक भुजा, इसका प्रत्येक फलक क्या है, वर्गाकार है। फिगर से नहीं लग रहा है लेकिन आप समझिए क्या है, वर्गाकार है। तो वर्ग का अगर इसकी एक डायमेंशन को x माने तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें आपको पता होंगी। चलिए, तो पहली लाइन इसने बोली थी कि घन का जो आयतन है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, यही अगर इसने बोल दिया होता, चलो पहले इसको बोला, क्या बोला इसने, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यही तो लिखा इसने, बोलो यही है ना। अब इस इतनी सी बात से आप क्या समझते हो, ये क्या दिया गया है, मात्रक ही आपको बताएगा कि क्या है ये। आयतन है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो आयतन है, इसका मतलब dv लिख दोगे आप, है ना। अब किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, इस बात को तो कहा नहीं गया है ना। लेकिन मात्रक खुद बता रहा है कि क्या है, सेकंड है। सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का। इसका मतलब किसके सापेक्ष ये परिवर्तित हो रहा है, समय t के। हमने बोला था ना कि कोई भी राशि समय t के सापेक्ष परिवर्तित हो सकती है। तो ये जो वैल्यू दी गई है, ये हमें dv अपान क्या दिया गया है, dt दिया गया है, ठीक है। फिर क्या है, कह रहे हैं पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा हो यदि इसकी कोर की लंबाई क्या हो, 12 सेंटीमीटर है। पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल को हम s से डिनोट करें, किस दर से बढ़ रहा है ये पूछ रहा है ना, किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, इस बात के लिए तो कुछ नहीं पूछ रहा है ना, वो किस दर से बढ़ रहा है। तो जो आपने पहली चीज आप रेट बता रहे थे हमें, वो किसके सापेक्ष बढ़ रही थी, समय के सापेक्ष। आपके आयतन में जो परिवर्तन की दर थी वो किसके सापेक्ष थी, समय के सापेक्ष थी। और आपने अगली चीज पूछी कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, तो निश्चित तौर से आप पृष्ठ क्षेत्रफल भी किसके सापेक्ष चाह रहे हो, समय t के सापेक्ष। इस चीज की डिमांड है आपकी। अगर आपने स्पेशली यहां पर बोला होता कि त्रिज्या के सापेक्ष या और किसी अन्य चीज के सापेक्ष, तब हम उस बात पर गौर करते, ठीक है। पहली कंडीशन, पहला जो चेंज दिया गया है वो जिस राशि के सापेक्ष दिया जाए और जो पूछा जाए उसमें अगर कोई विशेष चीज ना बताई जाए किसके सापेक्ष, तो पहले के ही अनुसार हम उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को पहले मानना होगा आपको, ठीक है। एक लाइन क्या लिखोगे, माना क्या है, घन है ना, तो माना घन की, माना घन का आयतन
कामा पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, तथा कोर क्रमशः, ठीक है, लेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब कॉमा सरफेस एरिया एंड इट्स, कोर को क्या बोलोगे, अरे साइड बोल लो ना, ठीक है, एंड इट्स साइड्स रिस्पेक्टिवली, क्या हो जाएगा, आयतन पहले है ना, तो आयतन को क्या करोगे, v, पृष्ठ क्षेत्रफल को यस, तथा कोर को क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। तो अब आयतन में परिवर्तन की दर दी गई है कितनी, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति कितना सेकेंड, ठीक है, ज्ञात है इतना। फिर क्या पूछ रहा हमसे कि पृष्ठ क्षेत्रफल यानी यस में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, किसके सापेक्ष, समय t के सापेक्ष। तो यस का फार्मूला पाई लिखना होगा, ठीक है। देखो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे कि आप समझोगे कैसे क्वेश्चन को। हमसे इस चीज के बारे में पूछा है और ये चीज गिवन पॉइंट दी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज तो होने वाला है। तो पहले जो पूछा जरा उसको देखो कि यस का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो यस का फार्मूला क्या बनेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल का 6x स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का वर्ग, ठीक है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, वर्गाकार है, तो 6 से गुणा कर देंगे तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा क्या होता है, 6x स्क्वायर होता है। हमें पता भाई इसका अवकलन अगर हम करेंगे किसके सापेक्ष, समय t के सापेक्ष, x के सापेक्ष तो कर नहीं पाएंगे। तो जब समय t के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो dt ऑफ क्या मिलेगा, x मिलेगा, 6 दुनाई 12x, x का पुनः अवकलन क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये dt ऑफ x। तो बोलोगे यार अवकलन तो इसका मिल रहा है, लेकिन उसमें एक नई चीज और क्या निकल कर आ रही है, dt ऑफ x फंस जा रहा है। यानी आपको फाइंड करना था कि क्षेत्रफल जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, ये फाइंड करना था, ठीक है, टी के सापेक्ष। तो जब आपने इस व्यंजक का अवकलन किया तो आपको मिला 12x इंटू कितना, dx अपान dt। अब बोलोगे 12x मिला, एक निश्चित राशि मिली, x का मान यहाँ पे रख देंगे, लेकिन dx अपान dt में थोड़ी ना x का मान रखोगे, इसका तो अलग से आपको मान कहीं से लाकर यहाँ पर लिखना होगा। अब इसका मान मिलेगा कैसे, ठीक है, जो फाइंड करना था उसी को लेकर हम अपना एक रफली डायग्राम सेट कर रहे हैं कि हमारा टारगेट क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो समझ में आया कि क्वेश्चन हमारा बड़ा इजी है, सॉल्व हो जाएगा। समस्या क्या फंस रही है, dx अपान dt का मान। ये अगर समस्या है तो निश्चित ही इस समस्या का समाधान क्वेश्चन में मिला होगा, और इसका समाधान के लिए ही हमने क्वेश्चन में क्या दिया गया है, dv अपान dt दिया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं dx अपान dt इसी से आने वाला है। और वो कैसे आएगा, तो v इज इक्वल टू आयतन का फार्मूला क्या होगा, x क्यूब, इसका किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष आप अवकलन कर दो तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू कितना, dx अपान dt। अब dv अपान dt की तो वैल्यू में पता है ना कितनी है, 8 है, 8 इज इक्वल टू कितना, 3x स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को इधर ट्रांसफर करो तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर बराबर किसके, अरे dx अपान dt के। तो मिल गई ना dx अपान dt की वैल्यू। अब इसी वैल्यू को कहां कर दोगे, 12x गुणे कितना, 8 बटे कितना, 3x स्क्वायर ना, तो x से पावर खत्म हो जाएगी, 3 चौक 12, 8 तिरिक 24x आ जाएगा आपका। समझ रहे हो, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुल मिला के टारगेट समझ गए ना, जो आपकी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम कहां से सॉल्व होगी, जब आप आयतन का अवकलन करोगे तो वहीं से आपको dx अपान dt की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसमें इस चीज को भी मिटा दिया। चलिए dv अपान dt हमें दिया गया था कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अब, चूंकि v इज इक्वल टू कितना होता है, x क्यूब, आयतन बराबर भुजा का क्यूब है ना, इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, dv अपान dt इज इक्वल टू कितना, 3x स्क्वायर है ना,
एक्स को टी मान के कर रहे हैं, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा इंटू कितना, डी डी टी ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 8, और इधर पूरा बटे में चला जाएगा, 8 बटे कितना 3x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, डी एक्स अपॉन डी टी के। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ दो। ठीक है, पुनः यहाँ पे देखो साइड में s इज इक्वल टू कितना है, पृष्ठ क्षेत्रफल 6x स्क्वायर है, और इसका t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना, 6 बाहर, और x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, यानी 6 दुनाई 12x इंटू कितना डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन कितना डी टी। बात समझ में आई, क्योंकि भाई t के सापेक्ष कर रहे हैं तो x को मान लेंगे t, तभी तो ये आ रहा है। अब देखो यहीं पर आप डी एक्स अपॉन डी टी की ये वैल्यू रख देंगे, 12x गुणे कितना, इसकी वैल्यू कितनी है 8 बटे 3x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इतनी हो गई भाई। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, और x से इसकी पावर खत्म हो गई ना, तो कितना आ गया ये 8 चौक 32 बटे कितना, नीचे हर में बचा x ना, 32 बटे कितना x आ गया। ऐसे लिखिए डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू कितना 32 बटे कितना x। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल है ना, यस पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर। तो इसमें देखो किस में दिया गया था, सेंटीमीटर में दिया गया यूनिट ना, तो इसको भी हम किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, अच्छा इतना तो मिल गया, हमें मिल गया कि पृष्ठ क्षेत्रफल के मान में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय टी के सापेक्ष 32 बटे x सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होगा। अब आप पूछ रहे थे कि यदि इसकी कोर की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर यहां पर यदि कोर को क्या माना है, x, यदि x इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर, तो डी एस अपान डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जहां x है वहां क्या रख दीजिए 12, तो देखो कटेगा, ये किससे कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, और थोड़ा बड़ा काटो ना, है 4 से काट दें, 4 तिहाई 12, 4 अठे 32, तो कितना आ गया बराबर 8 बटे 3। अब तो नहीं कटेगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, नोट कर लीजिए तब। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फिर। ठीक है, फिर आगे की एक्सरसाइज में हम अगले वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन को बात करेंगे। आप इसमें सब कुछ क्वेश्चन अपने मन से लगाइए, जो भी आप लगा पा रहे हो, नहीं तो अगले वीडियो में हम चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। कितना बात 48 मिनट।